उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, जम्मू शहर के इस स्थान पर पूर्ण गणवेश में बड़ा कार्यक्रम देखने का ये मेरा दूसरा अवसर है। पिछली बार जो गणवेश था वो अलग प्रकार का गणवेश था, अब गणवेश बदला है, तो नए गणवेश में इस प्रकार का कार्यक्रम देखने का ये मेरा पहला अवसर है। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों के गणवेश में होने वाले कार्यक्रम ये इस देश के लिए नई बात नहीं है, बात पुरानी है। संघ में तो 90 साल से चल रही है। जिस प्रदेश में जितना पुराना संघ का काम है वहां पर उतनी पुरानी ये बात है। बात पुरानी होने पर भी संघ के स्वयंसेवक ये सब क्यों करते रहते हैं, इसके बारे में बार बार बताना पड़ता है। बताना इसलिए भी पड़ता है कि इन सब कार्यक्रमों के द्वारा संघ के स्वयंसेवक जिस गुण संपदा की साधना कर रहे हैं, वह गुण संपदा केवल संघ के लिए आवश्यक नहीं है। किसी भी विजय की इच्छा रखने वाले राष्ट्र में उस गुण संपदा का होना अति आवश्यक है। अभी गीत में कहा गया कि हम भीम पराक्रम को तैयार हैं, लेकिन भीम पराक्रम जब कहते हैं तब उसमें केवल पराक्रम नहीं होता, और बहुत सी बातें आवश्यक रहती है। पुराने समय में संघ के स्वयंसेवकों को एक कहानी बताई जाती थी। मेरे शिशु अवस्था में मैंने संघ में उसको सुना है। आजकल वो कहानी इसलिए नहीं बताते कि आजकल वैसी परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति उल्टी हो गई। उस समय वो कहानी ये कहती थी कि 1818 में मराठा साम्राज्य का विनाश हो गया। अंग्रेजों ने उस साम्राज्य को जीत लिया। साम्राज्य के जो महाराजा थे उनको अपने महल में रख दिया सातारा में, और उनका कारोबार देखने वाले जो पेशवा थे उनको पूना से बेदखल कर ब्रह्मावर्त बिठूर कानपुर के पास भेज दिया। नया अंग्रेजों का शासन चल पड़ने के बाद पुराने मराठा राज्य में सेना का नेतृत्व करने वाला एक अधिकारी, उस समय वो सेना का अधिकारी नहीं था, खेती कर रहा था। साम्राज्य चला गया, सेना भी चली गई, सेनापति दूसरा क्या करेगा। तो वहां के अंग्रेज रेसिडेंट से उसकी भेंट हुई। उसको उसने पूछा कि एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि हम सब लोग अपने देश में हैं, हमको अपने धरती के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ना है, हम में पराक्रम की कोई कमी नहीं है, हमारी भूमि पर हमको लड़ना है, उस भूमि को हम अच्छी तरह जानते हैं, सारी युद्ध की स्ट्रैटेजी करने के लिए भूगोल का जो ज्ञान होना चाहिए वो हमको है। आप लोग बहुत दूर से बाहर से आए हो, संख्या आपकी बहुत कम है, आप हमको गुलाम बनाने के लिए लड़ रहे हो,
आपको यहां का भूगोल मालूम नहीं, इतिहास मालूम नहीं, यहां की आबो हवा से आप अभ्यस्त नहीं है। ऐसा होने पर भी आपके मुट्ठीभर सेना ने हमारे इतने पुराने साम्राज्य की अभ्यस्त और विशाल सेना को पराजित कैसे किया? कौन सी कुशलता आपके पास ज्यादा थी? तो अंग्रेज रेसिडेंट ने उसको कहा कि पुरानी सेना के तुम सेनापति हो, ऐसे कुछ सैनिक भी होंगे? तो बोले हां है। तो बोले तुम्हारी पुरानी सेना के गणवेश में उनको कल सुबह पुणे में एक नदी बहती है मुला और मुठा नदी, उसको आकर मिलती है, तो मुला मुठा ऐसे उस नदी का नाम हो जाता है। उस नदी के किनारे उनको सुबह हाजिर करो, संपत कराओ उनका। मैं मेरे 25 सैनिकों को ले आता हूं, तुम तुम्हारे 25 सैनिकों को ले आओ, फिर मैं दोनों की परेड लेता हूं, उसमें तुमको उत्तर मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है। तुरंत दिन भर में उसने सबको सूचना कर दी, सबने हां भर दी। दूसरे दिन सुबह 6 बजे आना तय हो गया। 6 बजे सेनापति पहुंचा, अंग्रेज रेसिडेंट भी आ गया। देखता है तो 25 अंग्रेजों के सैनिक अपने गण की रचना बनाकर वहां संपत में खड़े हैं और एक भी मराठा सैनिक हाजिर नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा रहा, देखने के बाद एक दो आ गए। उनको पूछा कि क्यों भाई, बाकी लोगों का क्या हुआ? तो बोले आते ही होंगे। 1 घंटा होने पर और 5-6 आ गए। उसमें से 2-3 लोगों को फिर से शहर में भेजा कि जाओ बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो कोई अभी अभी उठा था, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई स्नान कर रहा था, कोई अपना गणवेश कहां गया पुराना ढूंढ रहा था। 10 बजे तक सब लोग जुट गए मराठा सेना के, वो भी 25 लोग खड़े हो गए कतार में। फिर अंग्रेज सेनापति ने दोनों को आज्ञा दी, दक्ष अर्धवृत नदी की ओर मुंह हो गया सबका, पानी की ओर। और फिर तीसरी आज्ञा आई, प्रचल, चलो। चलने लगे। पहले पहले तो चले सब ठाठ से। जैसे जैसे नदी की पानी का स्तर सामने आ रहा है, पास आ रहा है, ये दिखने लगा, अंग्रेज सिपाही तो सीधा सीना तान के कदम से कदम मिला के चल रहे। मराठा सैनिकों में खुसुर पुसुर शुरू हो। कह रहे क्या हो गया, सो गया क्या हमारा गणेश शिक्षक? पानी है ना सामने, अब अर्धवृत तो मिलना चाहिए। और 10 कदम जाने के बाद कुछ लोग पीछे मुड़कर देखने लगे, कुछ लोग रुक गए क्या हो रहा है देखने के लिए। देखा उन्होंने तो हाँ है, उसका ध्यान है, देख तो हमारी ही तरफ रहा है। फिर चलने लगे, पानी के अंदर प्रवेश कर दिया। तब तो 2-3 लोग तो रुक गए। एक ने कहा मेरे जूते नए हैं, कल ही खरीदे हैं, पानी में भीग जाएंगे। एक ने और कुछ कहा, एक ने और कुछ कहा। बाकी लोग चलते रहे, लेकिन घुटनों तक पानी आ गया, तब उनमें भी चल शुरू हो गई। स्तंभ मिलने का नाम नहीं, अर्धवृत मिलने का नाम नहीं। अंग्रेज सिपाही आगे चलते चले गए, गले तक पानी आया, तब अर्धवृत मिला। अंग्रेज सैनिकों ने अर्धवृत किया, तब देखते हैं कि अपने साथ चलने वाले मराठा सैनिकों में से एक भी नहीं है, सब वापस किनारे पर आ गए बिना आज्ञा के। अंग्रेज सेनापति ने कहा कि देखो ये कमी है, हमारे सैनिकों को आज्ञा मिली, उन्होंने गले तक पानी आया तो भी आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ा। अगर मैं चाहता तो उनको डूबा देता था इस पानी में, और कोई चीज पटाख किए बिना सब डूब जाते। तुम्हारा सैनिक पानी दिखने लगा तो उनमें चल शुरू हो गई। तो तुम लोग बहादुर हो, संख्या में ज्यादा हो, भूमि को जलवायु को जानते हो, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मिलकर कोई काम यशस्वी करना, लड़ना, विजय पाना, इसके लिए जो समाज की गुण संपदा चाहिए वो अपने पास है क्या? संघ के कार्यक्रमों में इस बात का अभ्यास होता है, क्योंकि संघ ये जानता है
कि समस्याएं तो रहती है, परिस्थितियां आती जाती हैं। इस प्रदेश में आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग परिस्थितियों से जूझ रहे, वर्षों से हिम्मत से जूझ रहे, पैर अड़ाकर गड़ाकर जूझ रहे, देश के पक्ष में जूझ रहे। हाल ही की कठिन परिस्थिति को जिस प्रकार धैर्य से आपने झेला और अडिग रहकर अपना काम करते रहे सब जम्मू कश्मीर प्रदेश के सब नागरिक, ये तो अभिनंदनीय बात है। लेकिन कभी ना कभी तो उपाय निकलना चाहिए ना, परिस्थिति का, समस्या का निदान होना चाहिए। लंबी चलती है समस्या, लंबे समय के बाद भी निदान होना चाहिए। हम भी रहे और समस्या भी रहे, तो इसके निष्कर्ष क्या है? इसके निष्कर्ष है, एक पहला निष्कर्ष है कि इस समस्या का हमको समाप्त करने का सामर्थ्य नहीं तो इसको इतना लंबा समय नहीं लगता। और दूसरा निष्कर्ष है कि इस समस्या का समाधान करने में, हमारे करने में कोई कमी रह गई है, इसलिए उस समस्या का सामर्थ्य नहीं, फिर भी खड़ी है। और इसका विचार संपूर्ण समाज को करना पड़ता है। व्यवस्थाएं रहती है, देश में राज्य रहता है, उसकी व्यवस्था, हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कानून है, संविधान है, उसके तहत सबको चलना पड़ता है। परंतु कानून, संविधान, राज्य व्यवस्था, ये सारी बातें सहायक होती है। उनकी नीतियां सही रहना, प्रशासन के द्वारा उन नीतियों का अमल ठीक से होना, यह आवश्यक रहता है। परंतु मात्र उतने से काम नहीं होता। असली करने वाला तो समाज होता है। समाज जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, वैसा ही होगा। समाज जो चाहता है, जैसा चाहता है, व्यवस्थाओं को, राज्य शासन को, प्रशासन को वैसे ही अपने आप को मोड़ना पड़ता है। और प्रजातंत्र में तो यही नियम है। सारे शासन के लोग प्रजा के प्रतिनिधि है, और प्रजा क्या सोचती है, इसकी सुध लेकर ही अपनी बातें करते हैं। और इसलिए समाज का मन बड़ा महत्व का है। समाज में सोच क्या है, उसकी अहमियत है। समाज उस सोच के तहत अपने आचरण को बदलकर चलता है कि नहीं, इसकी अहमियत है। उस आचरण में अनुशासन का पालन करना पड़ता है, उस अनुशासन का महत्व रहता है। और संपूर्ण समाज को एक मन बनाकर चलना पड़ता है, इसलिए संपूर्ण समाज के संगठन का महत्व है। नीति ठीक चले, इसकी आवश्यकता होती है। नीति कैसी चलनी चाहिए, इसके बारे में संघ का क्या विचार है, विजयादशमी के भाषण में मैंने उसको स्पष्ट किया था। इस देश में देशभक्ति के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। विशाल देश है अपना, उसमें बहुत सारे राज्य हैं, और जिसको अंग्रेजी में फेडरल राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसका हमने स्वीकार किया है, ठीक है। परंतु सारा देश प्राचीन समय से एक जन एक राष्ट्र है, इसी को लेकर वह संविधान बना है। और इसलिए संविधान के मार्गदर्शक तत्वों में
ये उल्लेख है कि देश का शासन देश में भावात्मक एकता लाने का शीघ्र प्रयास करेगा। यह देश एक देश है, इससे कोई समझौता हो नहीं सकता। इस देश की अखंडता, संप्रभुता, एकात्मता ये सर्वोपरि है। उसके पक्ष में एक मन बनकर सारा समाज खड़ा रहे, इसकी आवश्यकता है। अपने स्वार्थ के चलते, सीमा पार के उकसावे से चलते और इसमें बाधा डालने का, जनमन को कलुषित करने का प्रयास जिनका रहता है, उनके साथ कानून के अनुसार कड़ाई से पेश आना चाहिए। साथ साथ शासन और प्रशासन की करनी में भी इसी प्रकार संपूर्ण प्रजा को भेदभाव किए बिना एक देश की, एक राष्ट्र की प्रजा के नाते वो देख रहे हैं, इसका अनुभव आना चाहिए। जिन व्यवस्थाओं को वो प्रवर्तित करते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं इस भावात्मक एकता की पोषक होनी चाहिए, इस भावात्मक एकता को तोड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों में, इन अक्षरों में, इन बातों को कहीं लिख कर रखने की आवश्यकता नहीं। यह भाव हमारे कानून, संविधान में पहले से अंतर्भूत है। हम जब कहते हैं हम स्वतंत्र हुए, तो वो हम क्या है? वो हम सर्वोपरि है। हम भारत के लोग, भारत एक देश है, अखंड देश है, एकात्म देश है। उसकी व्यवस्था है, अनेक राज्य है, अलग अलग प्रकार के कानून रहते हैं राज्य में, कुछ केंद्र के अधिकार रहते, कुछ राज्य के अधिकार रहते, ये सारा जंजाल रहता है, उसका पालन करके चलना पड़ता है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि ये सारा हम इसलिए करते हैं कि ये जो हम भावना है, वो हम भावना मजबूत हो, किसी प्रकार का अलगाव उत्पन्न न हो। उसके लिए शासन प्रशासन न्यायपूर्वक चले, सहृदयता से चले, प्रजा के योगक्षेम की पूरी चिंता करे, स्वच्छ हो, पारदर्शी हो, इसकी आवश्यकता रहती है। लेकिन इन सब बातों का निर्धारण भी समाज की इच्छा से होता है, क्योंकि शासन को चुनकर देने वाला समाज होता है। प्रशासन में वहां के कामकाजी लोग भेजने वाला समाज होता है। समाज से लोग आते हैं, वो कर्मचारी बनते हैं, वो सरकारी अधिकारी बनते हैं। और इसलिए समाज की गुणवत्ता महत्वपूर्ण मानते हैं हम लोग। उस समाज को संगठित करने के लिए 90 वर्ष से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। जब उसकी स्थापना हुई, तब अपने देश में स्वतंत्रता के लिए सर्वत्र संघर्ष चल रहा था। स्वतंत्रता के लिए सारा समाज तैयार हो, इसलिए उस समाज को सुधारित करके खड़ा करने का प्रयास करने वाले भी अनेक महानुभाव थे। सुधार लाना है तो पुरानी रूढ़ियां, कुरीतियां समाप्त करनी पड़ेगी। इसलिए अपनी परंपरा का ठीक से ज्ञान देकर मूल्यों के आधार पर परंपरा चले, कर्मकांड के आधार पर मूल्यों को न तोड़ा जाए, इस प्रकार का धर्म ज्ञान देने वाले भी अनेक प्रकार के महानुभाव उस समय थे। और प्रत्यक्ष हाथ में शस्त्र लेकर विदेशी अंग्रेजों के साथ आमने सामने मुकाबला करने पर उतारू क्रांतिकारकों की धारा भी चल रही थी। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार इन चारों धाराओं के कार्यों में भाग लिए हुए प्रामाणिकता से उन सब का काम करने वाले कार्यकर्ता थे। बचपन में ही अनाथ हो गए,
जीवन के सामने दूसरा कोई लक्ष्य उनका नहीं था, व्यक्तिगत उन्नति की आस नहीं थी। मान लीजिए जन्म से ही देशभक्ति की घुट्टी उनको मिली थी, ऐसा उनका जीवन था। उन्होंने तय किया कि अपने देश के भाग्य का परिवर्तन किए बिना मैं अपने सुख की चिंता करूंगा नहीं। जन्म इसमें लग गया तो इस जन्म में दूसरा काम नहीं। अपनी स्वयं की चिंता, परिवार, घर गृहस्थी, कमाई वगैरह बातें अगले जन्म की, अभी नहीं। अभी तो केवल एक ही चिंता, मेरा देश, मेरा समाज। और इसलिए शालेय अवस्था से ही सब प्रकार के सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय होना, यह उनका स्वभाव था। संगठन कुशलता थी, आगे बढ़ते चले गए, चारों धाराओं के कार्यक्रमों में काम करते रहे। तो इन चारों धाराओं के जो अध्वर्यु लोग थे उस समय के, उन सबसे संपर्क आया, चर्चाएं हुई, स्वयं का अध्ययन था, स्वयं का चिंतन था। एक बात उनको ध्यान में आई कि ये सब अध्वर्यु लोग क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जो काम हमने हाथ में लिया है, जो इशू हमने पकड़ा है, उसका तो पार हम देख लेंगे कुछ वर्षों में, उसका तो हल निकाल लेंगे। लेकिन ये इश्यूज बार बार खड़े नहीं होंगे, इसका क्या भरोसा है। देश का इतिहास तो बताता है कि 1000 वर्षों से हमारा आक्रामकों के साथ संघर्ष चल रहा है। कहीं से कोई उठता है, भारतवर्ष चला आता है, लड़ाई करके यहां के लोगों को जीत लेता है और देश को लूट लेता है। फिर कोई महापुरुष आता है, जागृति करता है, समाज जागता है, लड़ाई होती है, विदेशी आक्रामक हार जाता है, या तो भाग जाता है या तो उसको हम पचा लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर दूसरा आता है। ये आक्रमणों का ताता पिछले 1000 वर्षों का अपना इतिहास है। शक, हूण, कुषाण, यवन, उसके बाद विदेश से आए इस्लामी आक्रमक, बाद में गोरे लोग, पोर्तुगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, सबकी कॉलोनी यहां थी। अंग्रेज सिरमौर हो गया, उसने देश को गुलाम बना दिया। एक आक्रमक को खदेड़कर स्वतंत्रता की हवा में चैन सुख की सांस लेने का दम भर भी नहीं मिलता है, तुरंत दूसरा आ जाता है। अपने ही देश में दुनिया के सबसे अधिक नीतिमान लोग, दुनिया के सबसे अधिक श्रीमान लोग, दुनिया के सबसे अधिक पराक्रमवान लोग पिटते चले जाते हैं, लुटते चले जाते हैं। इस इतिहास के चक्र को अगर उलटना है, देश के भाग्य में परिवर्तन लाना है, तो इस देश के समाज में कुछ बुनियादी सुधार करने पड़ेंगे। उसकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, उसमें सामाजिक अनुशासन को कायम करना पड़ेगा, सामाजिक एकता की भावना उसकी सदैव जागृत रहे, ऐसा उसको बनाना पड़ेगा और उसको गुणसंपन्न बनाकर देश के लिए जीने मरने पर उतारू बनाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होता, तब तक हमने जो इश्यूज लिए हैं वो बार बार आते रहेंगे। इस काम को किसी ने करना चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसी में हमारा सारा समय जा रहा है, हमको फुर्सत नहीं। कोई करे। डॉक्टर हेडगेवार के स्वयं के अनुभव, अध्ययन, चिंतन का भी यही निष्कर्ष था और उनको ये ध्यान में आया कि हर क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति की विचारधारा कोई भी हो, कार्य करने का क्षेत्र कोई भी हो, चिंतन की धारा इसी निष्कर्ष पर आती है। तब उन्होंने तय किया कि अगर ऐसा है तो बाकी सब लोग जो तात्कालिक काम सामने खड़े हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं सब छोड़ के सबके कार्यों को पूर्ण बनाने वाला, सबकी सफलताओं को संपूर्ण सफलता बनाने वाला ये बुनियादी काम कैसे करना, इसको सोचता हूं, इसके प्रयोग करता हूं। 8-10 वर्षों तक उन्होंने इसके प्रयोग किए और सब प्रयोगों के बाद एक सुनिश्चित विचार और एक सुनिश्चित कार्य पद्धति के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना की घोषणा 1925 के विजयादशमी को की। विचार क्या है?
स्वाभाविक है, देश का विचार करना है तो इस देश के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये किसी की स्टेट नहीं है जो चाहे जैसी बांट दी जाए, आड़े वक्त में बेचकर खाई जाए। ये देश है, ये मातृभूमि है, इससे हमारा जीवंत संबंध है। इसके जन, इसका जल, इसका जंगल, इसके जमीन, इसके जानवर, ये सब हमारे लिए अपने आत्मीय है। इस देश का अन्न जल खाकर हम बड़े हुए हैं। इस देश ने संपूर्ण सृष्टि की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का स्वभाव हमको दिया है। हमारा मन भी इस देश ने हमको दिया है और वास्तव में इस देश हमारी परंपरा के अनुसार जो इतना देता है उसको हम मातृपद प्रदान करते हैं। इसलिए यह देश जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी माता है। सुपुत्रों का कर्तव्य होता है बड़े बनकर अपने माता के प्रतिपालन की अंशतः पुनरावृत्ति करे। उसने हमको जिलाया, बड़ा किया, जीने लायक बनाया, दुनिया में प्रतिष्ठा मिली उसके नाम के कारण। मेक्सिको से साइबेरिया तक सर्वत्र भारत के व्यक्ति जाते हैं, वहां के लोग झुककर प्रणाम इसलिए करते हैं कि भारत के रहने वाले हैं। इतिहास में भारत के ये उपकार है सारी दुनिया पर। सर्वत्र गए हमारे पूर्वज, किसी को जीता नहीं, किसी को पददलित नहीं किया, किसी का राज्य नहीं छीना, किसी का धर्म नहीं बदला, किसी पर अत्याचार नहीं किए, सबका जीवन उन्नत बनाया, सबको सुसंस्कृतता सिखाई। उन उपकारों को स्मरण करके हमारे सामने देश विदेश में लोग झुकते हैं। किसका दिया है? इस भारत माता का दिया हुआ है। उसके यह अमिट उपकार जन्म जन्मांतर में भी जिसको वापस करना संभव नहीं, जितना अपने से बनता है हमको इस जीवन में वही करना है। इस उत्कट देशभक्ति की भावना को लेकर जीने वाला व्यक्ति संपूर्ण देश को, उसके संपूर्ण समाज को अपना मानेगा। ये समाज विविधताओं से भरा हुआ समाज है। सदियों से, प्राचीन समय से इसमें अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदाय है, तरह तरह के मत है। कल कुछ विद्वान लोग मुझे दिल्ली में मिले, उनके मन में कुछ कल्पनाएं थी। उनका वर्णन करते समय उन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसा उल्लेख मिलता है अपने प्राचीन ग्रंथों में कि हिमालय की पर्वत कंदराओं में 6000 ऋषि एकत्र हुए, बहुत प्राचीन समय में, महाभारत काल के भी पहले, और उनका वहां पर शास्त्रार्थ हुआ। विषय यह था ईश्वर है कि नहीं, और चर्चा इतनी तीव्र हुई कि आपस में हाथापाई भी हुई। ये उल्लेख अपने शास्त्रों में मिलता है। तब से है विचारों की विविधता और अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता, उसके आग्रह की स्वतंत्रता, तब से है।